बदलाव संसार का नियम है, जीवन की गति है, परंतु हर बदलाव अच्छाई के लिए हो यह जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूं डॉक्टर हरिदास व्यास जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है परिवर्तन। इस बार मैं जब पूरे 6 महीनों बाद सुबह सुबह गांव पहुंचा तो वहां का माहौल मेरी आशंका के विपरीत उत्साहपूर्ण और चहल पहल भरा था। लगातार चौथे वर्ष अकाल की काली छाया और महंगाई की मार की शिकायत लोगों के चेहरों पर बिल्कुल भी नहीं थी। शिव बगीची के पास नौजवानों का जमावड़ा था। उनमें से कई बड़े उत्साह से बतियाते हुए बगीची को कागज के फूलों से सजा रहे थे। कई बड़े बूढ़े और बच्चे उत्सुकता से सजावट और दूसरी तैयारियों को देख रहे थे। कुल मिलाकर गांव में किसी त्योहार का वातावरण दिखाई दे रहा था। घर पहुंचने पर छोटे ने घर के समाचारों से पहले शिव बगीचे के मौनी महाराज की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार और गांव का वातावरण दोनों में इतना विरोधाभास था कि मुझे पल भर तो कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे उलझन में देख छोटे ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, मौनी महाराज 1 महीना बीमार रहे और चल बसे, पर जाते जाते वे पूरी शिव बगीची, वो जो उनकी बहन थी ना काली, उसके नाम कर गए। मौनी महाराज और काली गांव में लगभग 30 बरस पहले आए थे। तभी से उन दोनों के संबंध में कुछ ऐसी चर्चाएं होती रहती थीं कि आज भी गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जबान उन्हें भाई बहन कहते हुए एक बार तो अटक ही जाती थी। छोटा मूल बात को अधिक उत्साह से बताता हुआ कहता है, मौनी महाराज के मरने के 10 दिनों बाद ही एक सुबह 4-5 बजे काली शहर की ओर जल्दी जल्दी जा रही थी। वह तो अपने नानू पंडित जी ने उस समय बावड़ी पर बैठे दातून करते हुए उसे देख लिया, वरना यह बगीची भला क्या गांव वालों की रहती? क्यों? मैं चौंका। तो किसकी होती? मैंने कहा था ना कि सारी शिव बगीची तो मौनी बाबा काली के नाम लिख गए थे। छोटा करीब करीब झुंझलाते हुए बोला। वह काली लिखा पढ़ी के सारे कागज लेकर शहर में किसी वकील के पास जा रही थी। नानू पंडित जी ने भागकर सेतराम जी को खबर दी तो वे 3-4 लोगों को साथ लेकर काली को ठेठ शहर के पास से पकड़ लाए थे। ये सेतराम जी कौन हैं? मैंने बात को पूरी समझने की गरज से पूछा। छोटे ने पल भर तो जैसे मेरे सवाल की मंशा को समझना चाहा, फिर मानो मेरे अज्ञान पर झुंझलाते हुए अफसोस करके बोला, सेतराम जी ठेकेदार हैं ना, अपने पुनोजी के लड़के। अरे वो सेतिया, पर वो ठेकेदार कब बन गया? मैं सचमुच चकित था, पर छोटा मेरे सवाल को फिजूल मान उसकी उपेक्षा करते हुए आगे बोला, वे सब वकील के पास जाती काली को घसीटकर गांव के बीचों बीच चौटे पर ले आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सबके बीच में ही वह कागज मैंने ही पढ़ा। छोटे ने पल भर ठहर कर मेरी ओर कुछ गर्व से देखते हुए बात जारी रखी। पूरे गांव को तब मालूम हुआ
कि शिव बगीची तो उनके हाथ से जाते जाते बची हुई। उन कागज़ों को वहीं सबके बीच सेतराम जी ने फाड़ कर काले का सारा सामान शिव बगीचे के बाद फेंका। उसे धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। निकाल दिया? तो काली फिर कहाँ गई? उसका तो और कोई था ही नहीं, मैंने हैरानी से पूछा। छोटे को मेरे बीच बीच में पूछे जाने वाले सवाल शुरू से ही बेमतलब लग रहे थे, इसलिए अब मेरा सवाल सुनकर भी पल भर रुके बिना आगे बोला। नानू पंडित जी ने आज का मुहूर्त निकाला है। आज मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा और पूजा होगी और रात भर भजन कीर्तन चलेगा। गांव में सभी से 500-500 रुपये का चंदा लिया है। पूरे गांव को प्रसाद भी मिलेगा। छोटा अपनी बात कह चुका था और फिर उसे मेरे किसी और बेमतलब सवाल की आशंका भी रही होगी। अतः वह बहुत काम है कि मुद्रा में घर से बाहर निकल गया। 3 वर्षों पहले जब मौनी महाराज और काली पहली बार इस गांव आए थे, उन दिनों भी शिव बगीचे में ऐसा ही उत्सव हुआ था। 32-35 के भव्य व्यक्तित्व वाले मौनी महाराज प्रवेश के साथ ही गांव भर के लिए पूजनीय हो गए थे। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए, इसकी ठीक जानकारी तो खैर शायद ही किसी को रही हो, पर तब तो ऐसे सवाल ही लोगों के दिलों में नहीं थे। मौनी महाराज ने अपने आश्रम के लिए शिव बगीचे का खंडहर ही चुना। गांव वाले इस बगीचे के खंडहर में कभी कभार कोई मनौती मांगने ही आते थे। बकरियां चराने वाले लड़के उस खंडहर में गर्मी सर्दी के दोपहरियों में आराम करते हुए बीड़ियों के कस लेते थे। ये लड़के ही कभी कभी शिवलिंग के आगे लटका हुआ बड़ा सा घंटा बजा देते थे। घंटे की आवाज़ आसपास के वीराने में पसर जाती थी। गांव में तब गरीबी ऐसी फैली हुई थी कि शिव बगीचे का उद्धार करने का विचार भी किसी के दिल में नहीं आता था। किसी शिवरात्रि पर बगीचे की साफ सफाई हो जाती थी। कुछ बेसुरे लोग थोड़ी देर तक कुछ भजन गा गवा लेते थे। रोज़मर्रा की परेशानियों के बीच शिव बगीचे को ठीक ठाक करवाने जैसी भक्ति भावना की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर जब मौनी महाराज खुद बगीचे की सफाई और इस मंदिर का उद्धार करने में जुट गए तो पूरा गांव भी बिन कहे श्रद्धा भाव से उनके साथ हो लिया। मौनी महाराज तब भी यथासंभव इशारों से बात समझा देते थे। बगीचे की मरम्मत के पूरे समय महाराज इतने कम बोले थे कि तभी से उनका नाम मौनी महाराज हो गया था और यह नाम उनके लिए जीवन भर सार्थक ही रहा। महाराज की बहन के लिए काली नाम भी गांव वालों ने उसके रूप और स्वभाव को देखते हुए ही रखा था। स्वभाव से उग्र, गहरी सांवली, आकर्षक, तीखी नाक नक्श वाली उस स्त्री को गांव में न जाने किसने सबसे पहले काली कहा होगा, पर उसी पल से जैसे यही नाम उसके लिए सर्व स्वीकृत हो गया। अधेड़ हो जाने पर भी काले का स्वभाव, रंग रूप सब कुछ वैसा ही बना रहा। शिव बगीचे के पुनर्निर्माण के बाद जब पहले दिन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन भी बगीचे को खूब सजाया गया था। पूरे गांव के लिए यह बड़े त्योहार का दिन था। सांझ होने के साथ ही बगीचे पेट्रोमैक्स की रोशनी से जगमगा उठी। नए धुले कपड़े पहने हुए बड़े बच्चे कौतुक और उत्साह से बगीचे के खुले आंगन में इकट्ठे हो गए थे। मौनी महाराज ने उस रात अपने सुरीली आवाज़ में कबीर की वाणियाँ और लोक भजन गाकर सभी को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया था। गांव वालों ने भी उस रात पहली बार भक्ति रस चखा था। इसके बाद तो बगीचे में नियमित शिव पूजा के साथ साथ गांव वाले झाड़ फूंक, होम हवन, मुहूर्त दिखाने जैसे कामों के लिए मौनी महाराज के पास जाते थे। गांव में कई पर्वों त्योहारों का तो आरंभ ही मौनी महाराज ने किया था। कुल मिलाकर शिव बगीचे और मौनी महाराज इतना श्रद्धेय और महत्वपूर्ण हो गए कि उनके बिना अब तो गांव की
कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर काली का व्यक्तित्व उस समय भी गांव में सबसे अलग था। उसके प्रति गांव वालों के मन में श्रद्धा जैसा तो कोई भाव नहीं ही था, बल्कि लोग उसके उग्र स्वभाव और जरा सी बात पर किसी को भी झिड़क देने की उसकी आदत के कारण उससे दूर ही रहने की कोशिश करते थे। पुरुष तो पुरुष, गांव की औरतों से भी काली का कोई प्रेमिल संबंध नहीं था। वह सभी के लिए हमेशा एक अनिवार्य जिज्ञासा पर अस्वीकार्य ही बनी रही। शिव बगीचे के अंतःपुर की वह एक छत्र साम्राज्ञी थी। महाराज दिन में भोजन के बाद 2 घंटे और रात के 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक काली के उस अंतःपुर में होते थे। वहाँ किसी भी गांव वाले का प्रवेश अनकहे रूप से निषिद्ध था। ऐसी स्थिति में न जाने कब कई लोगों के मन में मौनी महाराज और काली के संबंधों को लेकर जिज्ञासाएं संदेह को छूने लगी थी। कुछ लोग इन संबंधों को एक रहस्य का रूप देकर उसके बारे में बातचीत कर इन चर्चाओं का आनंद लेते थे। धार्मिक भीरुता के उपरांत भी वे इस आनंद को किसी लालची व्यक्ति की तरह निरंतर पाना चाहते थे। मौनी महाराज को इन चर्चाओं की भनक न हो ऐसा तो कतई नहीं था। तब उनका चेहरा और अधिक गंभीर हो गया था। उनकी आंखों में रुक्षता और व्यवहार में उदासीनता बढ़ गई थी। उनके इस व्यवहार से कई श्रद्धालुओं की श्रद्धा और बढ़ गई थी। महाराज भी तो शायद यही चाहते थे। पर बाद में काली और महाराज के संबंधों के बारे में की जाने वाली फुसफुसाहटों के कई दूसरे कारण भी सामने आते गए। काली अपने रंग और स्वभाव के बावजूद गांव के कई मूंछ मरोड़ने वालों के सपनों में दिखाई पड़ने लगी थी। पर काली थी कि अपने सामने एकटक देखने वाले पर भी झपट पड़ती थी। इस झपटे के शिकार गांव के कई शरीफ समझे जाने वाले सयाने भी हो चुके थे। इस कारण से गांव के कई लोग काली से बुरी तरह चिढ़े हुए थे। उन्हीं दिनों गांव के स्वयंभू जमींदार बुढ़ापे की देहरी पर कदम रखते सेतिया के बापू पुनौजी ने एक सुबह अंधेरे में दिशा निवृत्त होने जा रही काली का हाथ पकड़ लिया। काली स्वभावतः सतर्क थी। उसने दूसरे हाथ में पकड़ी पीतल की छोटी बाल्टी से पुनौजी के कपाल पर जो चोट की तो पुनौजी भर भरा कर वहीं गिर पड़े। माथे से खून का फव्वारा छूट पड़ा। काली फिर भी बेहोश पड़े पुनौजी को लातों और गालियों से धुनती रही। उनकी पीढ़ियों और संतानों को चिल्ला चिल्ला कर कोसती रही। सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुनौजी के टुच्चेपन से समय समय पर आहत होते रहे लोग पुनौजी की इस हालत का पूरा आनंद ले रहे थे। और अब बरसों बाद मानो पुनौजी के बेटे ने अपने लंपट पिता के अपमान का बदला काली से ले लिया है। यही नहीं बल्कि पूरा गांव भी जैसे अनजाने ही इस प्रतिशोध में सहायक हो गया है। अधेड़ काली का मौनी महाराज के अलावा इस दुनिया में भला था ही कौन। उम्र का एक लंबा हिस्सा शिव बगीचे में गुजारने के बाद वह कहाँ और किसके पास गई होगी यह शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। शाम होते होते पूरा गांव बगीचे की ओर उमड़ने लगा था। नए कपड़े पहने घूंघट काढ़ी औरतें, धुले कड़क साफे, उजले पूठिए बगलबंडी पहने बड़े बुजुर्ग, उत्साह से भागते किलकाते बच्चे, मेले में जाने जैसे उत्साह से उमगते हुए बगीचे की ओर जा रहे थे। छोटा दिन भर से अभी कुछ देर के लिए हाथ मुंह धो कपड़े बदलने के लिए घर आया है। बड़ी जल्दी में तैयार होते हुए शीशे में देखकर बाल काढ़ते हुए बोला, दादा
ठीक टाइम पर आ जाना, ज़्यादा देर नहीं है। उसके इस हड़बड़ेपन और जबरन सी लग रही जल्दबाजी पर मैं मुस्कुरा दिया, पर मैंने अनुभव किया कि अपनी अभिमान भरी व्यस्तता के कारण छोटा खुद को इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा है, और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए मेरी कैसी भी व्यंग्य उपेक्षा भरी मुस्कान कोई मायने नहीं रखती है। दरवाजे से निकल चुके छोटे की दिशा में बापू चुपचाप चिंतित नज़र से देख रहे थे। मुझे अपनी ओर देखते जान वे धीरे से स्वर में बुदबुदाए, गांव का डोल बिगड़ रहा है, बगीची पर लोफरों ने कब्जा कर लिया है। किसी बड़े समझदार से ये राय मशवरा लेना भी नहीं चाहते। इन छोरे छाबरों की ही कोई समिति बनाई है, उससे ये छोरे और भी सिर चढ़ गए हैं। लोफर सेतिया उनका मुखिया है, यह छोटा भी उसी के साथ उठता बैठता है। पहले से ही क्या कम बिगड़ा हुआ है, अब तो कुछ कहने पर भी कान नहीं देता। इस बार तो इसे शहर ले ही जाना। पूरी शिव बगीचे को जल बुझ लाइटों से सजाया गया है। हजार हजार वॉट की बड़े बल्बों के साथ एलईडी बल्बों से सब कुछ जगरमगर कर रहा था। हमेशा खीसे निपोड़ने वाला नानू पंडित बड़ी गंभीरता से पूजा कर रहा है। लोगों की लाई पूजा सामग्री का भोग लगा रहा है। दूसरी सारी व्यवस्थाएं सेतिया संभाल रहा है। दर्शन करने के बाद लोग आंगन में पीछे दरी पर बैठ रहे हैं। भजन कीर्तन के लिए आई ऑर्केस्ट्रा पार्टी के 20 लोग कुछ ऊंचे मोटे गद्दों पर सामने विशिष्ट अतिथियों की तरह बैठे हैं। बीड़ी सिगरेट की डिब्बियां घुमाई जा रही हैं। कुछ लापरवाह नौजवान बड़े बूढ़ों के साथ ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। कोई गुटखे की पीक मुंह में चुभला रहा है। आंगन के एक सिरे पर अपनी नई धुली या कोरी ओढ़नियों के घूंघट में से झिर्री बनाकर जवान औरतें भी कौतुकता का आनंद लेते हुए आपस में फुसफुसा रही थी। कुछ ढीठ नौजवान बिन घूंघट वालियों को बाकी मुस्कान के साथ बेबाक नज़रों से ताक रहे थे। सेतिया के इशारा करते ही माइक टेस्ट करने के बाद छोटे ने माइक पर 3-4 बार हिंदी और गांव की मिली-जुली भाषा में अभी तक अपने घरों से नहीं निकले गांव वालों को सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की। उसके बाद माइक सेतिया ने संभाला। माइक पर उसने पहले जोर से गला खंगार कर साफ किया, तो उस भयावह आवाज़ से एक बार तो सभी चौंक पड़े। फिर कई औरतें बच्चे खिलखिलाकर हंस भी पड़े। सेतिया ने कई लोगों को डांट कर चुप करवाने के बाद एक छोटा सा भाषण दिया। मेरे गांव वालों, शिव बगीचे को हमने आज़ाद करा दिया है। इस बात की जो है कि सबको खुशी होनी चाहिए। खुशी का इजहार करते हुए नौजवानों ने तालियां बजाई। तालियां बंद होने पर उसने फिर बोलना शुरू किया। मौनी महाराज और काली दोनों भ्रष्ट थे। इससे हमारी शिव बगीची अपवित्र हो गई है। आज हम यह सत्संग करवा के जो है कि बगीचे को वापस पवित्र करते हैं। बीच बीच में शोर कर रहे 1-2 बच्चों को डांट डपट कर सेतिया आगे बोला। आज से इस मंदिर की पूजा श्री नानू पंडित जी करेंगे। नानू पंडित ने मंदिर में बैठे बैठे लोगों की ओर मुस्कुराकर हाथ जोड़े, जिसे 2-4 लोगों ने ही देखा होगा। सेतिया ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, और बाकी सारी व्यवस्था जो है कि वह गांव के ही जवानों की युवा समिति करेगी। युवा समिति के सदस्यों के नाम बोले गए। छोटे का नाम आने पर वह मेरी ओर एक नज़र डालकर गेस्ट व्यस्तता दिखाते हुए इधर उधर देखने लगा।
भाषण के अंत में शिव भगवान की जय जयकार हुई। फिर गांव की एकता जिंदाबाद के नारे लगे। समिति के कुछ सदस्यों ने उत्साह में आकर सेतराम जी जिंदाबाद के नारे लगाए तो सेतिया सभी के सामने, खासकर औरतों के झुंड की ओर देख हाथ जोड़कर बड़ी फुहड़ता से मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद भजन कीर्तन आरंभ हुआ। शहर से आई फैशनेबल भजन मंडली बांगों, ढोलक और तबलों की मिली-जुली रिदम, सिंथेसाइज़र, अकॉर्डियन, इलेक्ट्रिक गिटार की जादुई स्वर लहरियों पर एक फिल्मी धुन आधारित गणेश वंदना गाने लगी। लाउड स्पीकर की स्टीरियो आवाज़ रात की नीरवता को चीरती हुई गांव की सीमाओं को भी लांघ रही थी। समिति के कुछ गवरू जवान बैठे हुए ही इस धुन पर झूम रहे थे। कुछ ताल के साथ चुटकियां बजा रहे थे तो कुछ अपने घुटने पर थाप देते हुए मज़ा ले रहे थे। मुझ सहित कुछ गांव वाले भजन सुनने की बजाय भजन गाने वालों और उस भजन का मज़ा लेते हुए झूम से रहे लोगों को चकित नज़रों से देख रहे थे। यह थी डॉक्टर हरिदास व्यास जी द्वारा लिखित कहानी परिवर्तन। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। फिर मिलती हूँ एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में हिंदी लेखक परिवार के मंच पर। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।